नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आपदा में अवसर की तरह। वित्त मंत्री ने किया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 64,180 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। किसानों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। एमएसपी सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव। लागत से 1.5 गुना ज्यादा दी गई एमएसपी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की आम बजट की सराहना। कहा, बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, साथ ही विकास कार्यों को भी मिलेगी गति। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता में कहा, भीमताल में बनेगा हेलीपैड। निर्माण को लेकर डीएम को दिए गए निर्देश। उत्तराखंड कैबिनेट में कई फैसले मंजूर। 8 फरवरी से खुलेंगे सरकारी और निजी स्कूल। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टैक्स लाभ के लिए निर्मला सीतारमण का ऐलान। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बजट की सराहना की है। देश में विकास को गति मिलेगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। और सीएम ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों को राहत मिली है, हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, उत्तराखंड में इस बजट की जो उम्मीदें लगा रखी थी उत्तराखंड ने, क्या इस बजट से वो उम्मीदों पर खरा उतरा है? बिल्कुल यही आपको बता दो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। और अगर बात करें, उत्तराखंड की सरकार भी इस बजट से बेहद खुश है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता भी इस बजट से काफी उम्मीदें और जो है उत्तराखंड की जनता को है, क्योंकि आगामी समय में 1 मार्च से गैरसैंण में जो है कि बजट होने जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें इस बजट की, तो इस बजट को 6 स्तंभ पर ध्यान रखा गया है। साफ तौर पर अगर हम इस बजट की बात करें तो 3 प्रमुख चीजें जो हैं वो इस बजट में साफ तौर ध्यान में रखी गई हैं। बात करें अगर किसानों की, तो किसानों का जो मुद्दा है, जो आंदोलन उनका लंबे समय से चल रहा है। वहीं अगर हम वैक्सीन की बात करें, कोरोना वैक्सीन को लेकर यहाँ पर जो है इसमें बजट में ध्यान रखा गया है। बात करें अगर हम किसानों की, तो किसानों की जो 2 गुना लागत का जो सपना, 2 गुना जो लागत किसानों की जो बढ़ाई जाएगी, उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखा है। वहीं अगर हम बात करें एमएसपी की, तो कहीं ना कहीं जो किसानों की जो एमएसपी है वो 1.5 गुना बढ़ाई गई है। अब बात करें अगर जैसे कि दाल, गेहूं और धान की जो फसल है समेत कई फसलों को लेकर भी इस बजट में विशेष तौर पर ध्यान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन को जो 35,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो वैक्सीन के लिए रखा गया है। और अगर बात की जाए, यहाँ पर 2 और वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल का टाइम था, तो 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया गया था। तो कह सकते हैं कि विशेष तौर पर जो किसानों का जो मुद्दा है जो वैक्सीन का है, उसको विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखा गया है। वहीं साथ ही साथ इस बजट में एक चीज ये भी यहाँ पर ध्यान में रखी गई है, राष्ट्रीय जो हाईवे है उनको इस बजट के माध्यम से सुधारा जाएगा। जो कि उदाहरण के तौर जो कि तमिलनाडु है, बंगाल है और जो असम की जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उनको इस बजट के माध्यम से जो निर्माण कार्य किए जाएंगे। जी राजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या आपने और लोगों से भी बात करी होगी, जनता से बात करी होगी उत्तराखंड की,
कि सुबह जिस तरीके से बजट के पहले उनके क्या विचार थे और बजट के बाद क्या उनके विचार है, क्या वो इस बजट से संतुष्ट है? बिल्कुल, आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि उत्तराखंड की जो जनता है उसको इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आगामी 1 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र होने जा रहा है और ये बजट सत्र 1 मार्च से लेकर 9 मार्च तक चलेगा। अगर उत्तराखंड की जनता की अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी महंगाई का दौर जैसे चल रहा है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं, पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, तो कहीं ना कहीं जैसे उत्तराखंड की जनता का कहना है कि जैसे मानना है यही कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर जिस तरह से दालों के जो दाम बढ़ रहे थे, सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जो सरकार द्वारा ये कह सकते हैं कि ठोस कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता है उनको इससे कहीं ज्यादा उम्मीदें हैं। जी जी अशोक जी, जिस तरीके से लगातार आप इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर, जो बातें विपक्ष लगातार कह रहा है, उनका ये कहना है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको ज्यादा परेशानी होगी, उनका ख्याल नहीं रखा गया है यहाँ पर। तो इसको लेकर क्या आपने मध्यम वर्गीय लोगों से बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्हें लगता है कि वाकई उन्हें बजट से कोई राहत नहीं मिली है? देखिए, अगर हम बजट की यहाँ पर बात करें, जैसे कि अगर जैसे विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे को उठाता आया है और किसानों का समर्थन अब तक करता आ रहा है। किसानों का कहना है कि जो मानना है कि कुछ किसान ऐसे हैं जो कि पूरा जो कृषि बिल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो पूरा इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जो सरदार जो किसान है वो कहीं ना कहीं इससे अभी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। किसानों का मानना है कि उनके सम्मान को जो है ठेस पहुंचाई गई है, यहाँ तक कि वो जो इस बिल उनको इस बिल से भी कोई लेना देना नहीं है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच इन किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं अगर हम जनता की बात करें तो जनता को इस बिल से काफी उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि गैरसैंण में आगामी 1 मार्च से बजट सत्र होने जा रहा है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए जनता को काफी इस बजट से उम्मीद है। जी बिल्कुल। अशोक जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस बजट की सराहना की है और लगातार वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस पे हर वर्ग का ख्याल बजट पे रखा गया है। बिल्कुल, आज सीएम ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो इस बजट के माध्यम से साकार होगा और कहीं ना कहीं जो योजनाएं जो सरकार द्वारा लाई गई हैं, और अगर बात की जाए इस बजट में स्वच्छ भारत अभियान 2.0 को भी लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ जो किसानों को और राहत देने के लिए ये जो मंडियां हैं, उन मंडियों को 1000 मंडियों को पूरे देश में जैसे 1000 मंडियां उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो आज मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी आभार व्यक्त किया है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इसकी सराहना की है। जी यशवी। अशोक, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बजट की सराहना की है और साथ ही साथ आम जनता भी कहीं ना कहीं इस बजट से थोड़ी बहुत खुश नजर आ रही है, मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, लेकिन इससे इस बजट पे देखा गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बड़ी राहत मिली है इस बजट से, टैक्स पेयर्स को बहुत राहत मिली, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाए गए हैं। तो टैक्स पेयर्स जो हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि 75 साल की उम्र के से ज्यादा जो लोग हैं उनको भी राहत दी गई है, उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? बिल्कुल, ऐसे आपको बता दूं जो 75 साल से आयु के जिनका स्रोत पर केवल पेंशन है, उनको अब आईटीआर नहीं भरनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फायदेमंद जो है, जो कि 75 साल से उम्र के जो लोग हैं जिनका जो कमाई का जो साधन था वो एक केवल पेंशन था, अब उनको आईटीआर नहीं भरनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं उनके लिए काफी राहत बढ़ाई है, उनके लिए आया है, उनके लिए उनको काफी राहत मिलेगी इस बजट से, क्योंकि अब उनको आईटीआर नहीं भरनी पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बजट के माध्यम से उनको काफी राहत मिली है। जी बिल्कुल अशोक, आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स पेयर्स को बहुत राहत मिली है। अगर अब हम युवाओं की बात कर ले तो युवाओं को भी यहाँ पर बहुत राहत मिली है। स्टार्टअप के लिए जो टैक्स को लेकर परसेंटेज था वो पहले जो समय निर्धारित किया गया था उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है, तब तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो युवा है उनमें भी काफी उत्साह नजर आ रहा है इसको लेकर। जी बिल्कुल, युवाओं के अगर हम उसके काम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि जो राहत अभी जो दी गई है, ये जो 75 साल से उम्र वाले लोगों को दी गई है जिनका स्रोत केवल पेंशन है। वहीं अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा जैसे कि बेरोजगारी का जो अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठता आया है।
कहीं ना कहीं युवाओं को इसमें नाराजगी इसमें कहीं ना कहीं जताई गई है। युवा काफी नाराज यहाँ पर दिखाई दिए। तो कह सकते हैं इस बजट के माध्यम से जो युवा है उनको काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ, गैरसैंण में आगामी 1 मार्च से बजट होना है, तो इसको लेकर भी जो है उनको काफी उम्मीदें हैं युवाओं को। जी बिल्कुल अशोक जी, अब ये आने वाला समय बताएगा कि ये कैसे बजट लोगों के काम आता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया 2021-22 का, और आम जनता को इससे काफी उम्मीदें भी थी और कहीं ना कहीं ये बजट का मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने तीसरे बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने हेल्थ बजट में 137% के इजाफे की घोषणा की है। बता दें कि कोविड ने भारत ही नहीं दुनिया भर की इकोनॉमी को गड्ढे में ढकेल दिया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भारत के प्रति बहुत आशावान हैं। उनका अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से रिकवर करेगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है तब सभी की नजरें भारत पर है। ऐसे में हमें अपने टैक्स पेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। हालांकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थी, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि स्टार्टअप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी उसे अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया। And has begun immediately safeguarding not only her own citizens. खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आम बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही विकास कार्यों को गति भी मिलेगी। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना संकट के दौरान एक ऐसा बजट पेश किया है जो भारत के विकास दर को बढ़ाने वाला है, साथ ही रोजगार सृजन करने के भी मौके देने वाला है। उन्होंने कहा कि गांवों और किसानों का ख्याल रखने वाला बजट पेश किया गया है। हमारे बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के साथ ही देश को स्वस्थ रखने वाला ये बजट है। बता दें कि आम बजट को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देशवासियों की उम्मीदों का ये बजट है। हम तमाम चेंज हम ला रहे हैं। राजकोषीय घाटा राज्यों से कहा गया है कि जो राज्य 3% तक राजकोषीय घाटा लाए। हल्द्वानी केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह से निराशापूर्ण रहा। हल्द्वानी में उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकारों को बताया कि इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जिस प्रकार से केंद्र का निराशाजनक बजट पेश किया गया, जिससे सभी लोग निराश दिखाई दिए। इस बजट में केवल उन्हीं को लाभ पहुंचाया गया है जहां पर आगामी चुनाव होने वाले हैं। जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों को परेशानी हुई थी, लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार का बजट कुछ जनता के हितों में होगा, लेकिन पूर्ण रूप से निराशाजनक बजट पेश किया गया है। वहीं राज्य सरकार उत्तराखंड का भी बजट केंद्र सरकार के आधार पर ही पेश किया गया है, क्योंकि वह भी निराशाजनक ही होगा। राज्य सरकार अपना बजट लाएगी, आय के साधन बताएगी, खर्च की बात बताएगी। प्रमुख रूप से जो राहत है वो केंद्र सरकार ही देती है, और वो भी घुमा फिरा कर इसी पर केंद्रित हो जाएगा। कोई बहुत उम्मीद हम राज्य सरकार के बजट से नहीं कर रहे हैं। नौकरियों का कोई प्रावधान नहीं है, महंगाई बढ़ गई है इस बजट से। भले ही आपने किसानों के अनेकों प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन उधम सिंह नगर में किसान के प्रदर्शन का एक ऐसा रूप सामने आया जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदर्शन भी ऐसा कि किसानों के आंदोलन को समर्पित एक दूल्हा अपने दुल्हन को ट्रैक्टर पर ही लेने आ गया। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के आपने कई रूप देखे होंगे, लेकिन आज जो किसान आंदोलन का एक रूप हम दिखाने जा रहे हैं वो आपने शायद ही कहीं देखा हो। ट्रैक्टर पर बारात लाया दूल्हा मीडिया की सुर्खियां बन गया। देखिए रिपोर्ट। फूलों से सजा ट्रैक्टर, स्टीयरिंग थामे हुए दूल्हा और बगल में बैठी सजी धजी दुल्हन। पीछे किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे लेकर चलते बाराती और दुल्हन। नजारा किसानों के समर्थन में निकली किसी रैली का नहीं, बल्कि काशीपुर के सिवलजीत सिंह और बाजपुर के संदीप कौर की बारात है,
जहां नवदंपति ने अपने जीवन के अनमोल पल को किसान आंदोलन को समर्पित कर यादगार बना दिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम केशवाला निवासी तरसेम सिंह अपनी बेटी संदीप कौर का विवाह काशीपुर के टांडा धबौरा निवासी शिवलजीत सिंह के साथ तय किया था। बारात काशीपुर से बाजपुर पहुंची तो रास्ते में लोग अनोखी बारात को देखकर एक पल को चौंक गए। जहां दुल्हा शिवलजीत सिंह खुद ट्रैक्टर चलाते अपनी बारात लेकर पहुंच गया और पीछे बाराती किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे हाथ में लिए थे। विवाह रस्में निभाने के बाद बारात विदा हुई तो शिवलजीत ने फिर ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थाम लिया और दुल्हन संदीप कौर उनके बगल में बैठ गई। इस दौरान दोनों ने एक बार फिर किसान आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया और काशीपुर के लिए निकल गए। दुल्हा शिवलजीत सिंह और उनकी दुल्हन ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं शादी से 4 दिन पहले गाजीपुर से आया बॉर्डर से आंदोलन में। वहाँ 15 दिन में स्टे लगाया मैंने वहाँ पे और सब किसान वहाँ पे पहुँचे, इसलिए मैं ट्रैक्टर पे बारात लेके आया था। कारों में तो सब लाते हैं, सब किसान वहाँ जाएं, इसलिए मैं ट्रैक्टर पे बारात लेके आया था। बाजपुर तक कानून वापिस हो, फिर 3-4 दिन बाद मैं फिर वहाँ जाऊँगा। किले की कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं है किसान को कोई भी। मैं चाहती हूँ कि ये काला कानून वापस हो और मेरी शादी हुई को अभी 3 दिन हुए हैं। मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पे जाना चाहती हूँ। मेरी सब बहनों से अपील है कि वहाँ पर जाएं, जिस तरह से जैसे कि मैंने ट्रैक्टर पे बैठ के ये शादी की है। ट्रैक्टर पर आई बारात क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बनी रही। ट्रैक्टर पर आई बारात से दुल्हन भी काफी खुश दिखाई दी। दुल्हन संदीप कौर ने कहा कि वे किसान की बेटी हैं और किसान आंदोलन से बहुत आहत है। फिलहाल ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जो पूरी तरह से किसान आंदोलन के समर्थन में नजर आई। के न्यूज़ इंडिया के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बजट के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। करोड़ रुपए दिए जाएंगे हमारे स्वच्छ जल के लिए। देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है। 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसपी के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है, उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए
3 लाख करोड़ रुपए की अधिक लागत से स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है। ये बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से प्रेरित होकर बजट ये हमारा 2021-22 का आया है। यह गरीबी, किसानों, हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और राज्य के कोषीय घाटे को काफी हद तक सीमा में रखने वाला, देश के आर्थिक गति को तेज करने वाला बजट है। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं ये महसूस करता हूं कि यह बजट देश को जो संकट से निकल रहा है उसको एक नया इम्पेटस देगा, एक नई ताकत देगा, एक नए ऊर्जा के साथ आर्थिक जगत को आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विकास के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये अपना योगदान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बात को आपको बधाई भी देता हूं और यह आगे परिवर्तन लाएगा, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद। और यहाँ पर आपने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सुना, जिन्होंने बताया कि ये बजट जो है वो देश हित में है, जनहित में है, हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है और ये बजट जरूर देश हित में आगे काम आएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कोई भी मौका नहीं गंवा रही है। भाजपा सरकार द्वारा पहाड़ी जनपदों से जिला विकास प्राधिकरण हटाए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज किया है। मैदानी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण न हटाए जाने पर त्रिवेंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह व पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य ने भाजपा सरकार पर मैदानी क्षेत्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। एक ही प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार 2 कानून चलाकर मैदानी क्षेत्र की जनता को लूटने का काम कर रही है। विकास प्राधिकरण को पहाड़ी क्षेत्रों से क्यों हटाया जा रहा है और अगर ये कानून पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जा रहा है तो फिर मैदानी क्षेत्रों में ये कानून क्यों लागू नहीं हो पा रहे? कि भाई जो प्लेन है, जो मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और डबल इंजन की सरकार से, यहाँ पर त्रिवेंद्र सरकार चल रही है। त्रिवेंद्र सरकार जी को जो इस समय निर्णय इन्होंने लिया है कि ये विकास प्राधिकरण, जो जिला विकास प्राधिकरण है, वो 3 जिलों में लागू रहेगा और बाकी जो उत्तराखंड के 10 जिले हैं उनमें लागू नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और ये सौतेला व्यवहार उत्तराखंड में मैं समझता हूँ नहीं चलेगा। सरकार आई है जब से इन्होंने उत्तराखंड प्रदेश, जो कि एक बहुत ही बहुत बलिदान देने के बाद ही हमारा प्रदेश मिला था, बहुत लोगों ने इसमें जो अपनी जान दी, कुर्बानी दी, लेकिन जब से सरकार आई है तो इन्होंने पहाड़ और प्लेन को बांटने का काम किया है। आज HRD हो तो वो पूरे प्रदेश के लिए हो, पहले ही हरिद्वार जैसे जिले में जो कि आपदाओं से भी झेल रहा है और किसान जो है परेशान भी है, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में भी आज HRD वाले आके हमारे गाँव में, देहात में वो
देख रहे हैं किसके मकान पत्थर के हैं, किसके मार्बल लगा है, किसके सीमेंट लगा हुआ है, किसके कच्चे हैं। राकेश टिकैत के आंसू के बाद जहां किसानों के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है, तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। उधम सिंह नगर में सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक प्रेस वार्ता कर किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र बताया है। इस किसान आंदोलन को 1984 दंगे को जोड़ते हुए आंदोलन को कुछ मुट्ठी भर लोगों की भूमिका बताते हुए कांग्रेस जरों की मिलीभगत बताई है। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किसान आंदोलन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं सबूत के साथ बोलना चाहता हूं कि 84 दंगों में मुट्ठी भर लोगों ने पाप किया था, जो कि दर्जन भर भी नहीं है। उन्होंने इस किसान आंदोलन को 1984 दंगों को जोड़ते हुए कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस काम को अंजाम दिया था। इसमें 100% कांग्रेस का पाप था, जो कि आज भी किसानों पर कांग्रेसी अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसान भाइयों को बरगलाकर अपनी राजनीति कर रहे हैं और किसानों को बदनाम कर रहे हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।